विशाल की मालकिन जब विशाल को गुलाब जल और फिटकरी लाने के लिए कहती है और साथ में कहती है कि इस बात का तुम्हारे मालिक को पता नहीं चलना चाहिए, तो विशाल का दिमाग और ख़राब हो जाता है और विशाल सोचता है कि ऐसा गुलाब जल और फिटकरी में क्या है कि मालिक को भी मालकिन ने बताने से मना किया है। और ये सोच सोच कर विशाल का दिमाग ख़राब होता रहता है। आखिर गुलाब जल और फिटकरी का ऐसा क्या राज है जो कि मालकिन मालिक को बताने से भी मना कर रही है। और वो सोचता है कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है और जो रात में ही इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये विशाल हिंदुस्तानी युवक होता है, सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए जाता है और सऊदी अरब में एक मालिकिन का ये ड्राइवर बन जाता है। इसको गाड़ी चलाना आता है, तो ये वहाँ पर एक औरत की गाड़ी चलाने लगता है। उस औरत का पति दूसरे मुल्क में रहता है, उसके पास नहीं रहता है और महीने में हफ्ते 10 दिन के लिए उसका पति उसके पास आता है। विशाल दिखने में हष्ट पुष्ट और एक नौजवान लड़का था। विशाल अपनी मालकिन को चाहने लगता है। फिटकरी और गुलाब जल का राज क्या है, जानेंगे पूरी कहानी वीडियो में। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं आपसे कहानी से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो भी दोस्त प्रश्न का सटीक जवाब देते हैं, सही जवाब देंगे, उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों, कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका प्रश्न का जवाब कहानी में ही होगा। अगर आप कहानी को अच्छे से सुनोगे तो उस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकोगे। तो मैं आपका भी नाम लूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। 10 मिनट का टाइम निकाल के दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे एक वही अनुरोध, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्विस सारस्वत, सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये जो विशाल था, ये हिंदुस्तान का रहने वाला एक नवयुवक था, जिसकी उम्र लगभग 28 साल की थी। अपने परिवार का पूरा वजन उसके कंधों पर था। पिताजी का अल्पायु में ही अंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था। पिताजी के गुजर जाने के बाद पूरे परिवार का भार जब इसके कंधों पर आ गया तो उस भार को उठाने में ये असमर्थ था, क्योंकि घर में बूढ़ी माँ थी, एक कुंवारी बहन थी, एक छोटा भाई था और खुद की पत्नी थी। ये सारे लोग पिताजी के देहांत के बाद में पूरे परिवार की जिम्मेदारी विशाल के कंधों पर आ गई थी। विशाल अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हो रहा था, कोई रोजगार नहीं था। उम्र लगभग 28 साल की थी। करता तो क्या करता, वो इधर उधर रोजगार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसका दोस्त एक सऊदी में काम करता था। विशाल ने अपने दोस्त से बात की, जो सऊदी अरब में काम करता था, कि अगर सऊदी अरब में कोई मेरे लायक काम हो तो मुझे बता देना। घर में बूढ़ी माँ है, उसकी दवाइयाँ लानी है, छोटी बहन है, उसकी शादी करनी है, छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा है, पूरा खर्चा नहीं चल पाता है। यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है, मेरे पे गाड़ी चलाना आता है, अगर कोई गाड़ी चलाने की जॉब हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसका दोस्त वहाँ पर उसके लिए जगह ढूंढता है, तो एक औरत की गाड़ी चलाने के लिए उसकी बात हो जाती है। वो अपने दोस्त के लिए उसके लिए वहाँ से वीज़ा भिजवा देता है और उसको सऊदी अरब बुला लेता है। सऊदी अरब जाने के बाद विशाल की जल्द ही जॉब लग जाती है और जॉब लगती है। एक औरत होती है जिसे ड्राइवर की ज़रूरत होती है। जैसे ही विशाल का दोस्त विशाल को लेकर उस औरत के यहाँ जाता है सऊदी अरब में, तो औरत विशाल को सर से और पैर तक पूरी तरह देखती है, निहारती है। कुछ देर देखने के बाद वो औरत विशाल को पसंद कर लेती है और कहती है कि मुझे ये ड्राइवर मंजूर है और
तुम कल से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। एक अच्छे सैलरी पर विशाल की जॉब लग जाती है। विशाल उसकी गाड़ी चलाने लगता है। दोस्तों, वो औरत जिसका पति दूसरे मुल्क में रहता था, महीने में हफ्ते 10 दिन के लिए उसके पास आ जाया करता था और विशाल उसको घर से शॉपिंग कराने के लिए, बाज़ार जाने के लिए या किसी काम से जहाँ कहीं वो जाया करती थी उसको ले जाता था और घर पे लाके छोड़ देता था। उसके घर के बगल में ही विशाल को एक क्वार्टर दे दिया गया था जहाँ पर विशाल रात को सोता था। खाना पीना, खाना सब कुछ वहीं पर उसका हो जाया करता था। बहुत अच्छी गुजर बसर चल रही थी। थोड़े दिन के बाद ही विशाल की मालकिन थी जो सऊदी अरब की, वो विशाल के कमरे में आती है और उससे कहती है कि विशाल, आज हमें एयरपोर्ट चलना है, दरअसल तुम्हारे मालिक आने वाले हैं। विशाल चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके पति भी हैं, और विशाल हाँ कर देता है और उसको बिठा के एयरपोर्ट चला जाता है। जैसे विशाल एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां जाकर जो नज़ारा देखता है उसे देखकर वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि लगभग 55 साल का एक अधेड़ व्यक्ति जो कि उसका पति था, वो फ्लैट से उतरता है और उसको रिसीव करके उसकी मालकिन साथ में लेकर आती है। दोस्तों, उसकी मालकिन की उम्र भी 27 से 28 साल थी और ये देखकर वो दंग रह जाता है। मालकिन की उम्र 27 से 28 साल और जो उसका पति है उसकी उम्र लगभग 55 से 60 साल की होती है। और वो ये देखकर हैरान हो जाता है, परेशान होता है, आखिर मालकिन ने ऐसे एक बुज़ुर्ग इंसान से शादी क्यों की जो कि दिखने में बिल्कुल वृद्ध लग रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारे दोस्तों सवाल चलने लगते हैं। कोई मजबूरी रही होगी, पता नहीं क्या मजबूरी ऐसी रही होगी जो मालकिन ने ऐसे बुज़ुर्ग इंसान से शादी की है। लेकिन वो करता भी क्या, गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से लेकर उनको घर की तरफ चल देता है। तो रास्ते में देखता है कि जो मालकिन का पति था वो मालकिन के गर्दन में हाथ डालकर उनसे बातें करने लगता है। वो उसके बदन को चारों तरफ से इधर उधर से हाथ लगाने लगता है और उसको किस करने लगता है तभी। और ये देखकर विशाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विशाल भी अपनी मालकिन को चाहने लगा था, पसंद करने लगा था। विशाल गाड़ी चला रहा था और मालिक और मालकिन दोनों पीछे बैठे हुए थे। अपने शीशे में से वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन विशाल की मालकिन का जो पति था वो अपने ड्राइवर की भी शर्म बिल्कुल नहीं कर रहा था। बड़ी ही बेशर्मी से वो वहीं से उसके साथ में प्यार करना शुरू कर देता है और उससे बोलता है, डार्लिंग, मैं 1 महीने के बाद आया हूँ और अब मैं यहीं रहूँगा, 8-10 दिन तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं अब कोई भी काम नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम भी घर से कहीं नहीं जाओगी, हम दोनों एंजॉय करेंगे, साथ में रहेंगे। ये चीज़ें जब विशाल देखता है, विशाल को बहुत बुरा लगता है और उसके दिमाग में जैसे मानो तूफान चल रहा होता है। वो जब भी उस मालकिन को छूता है उसको एकदम अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। लाकर गाड़ी को उसके घर पर खड़ा कर देता है। वो मारे गुस्से के अपने कमरे में चला जाता है। शाम हो जाती है, खाना खा के जो विशाल होता है वो अपने क्वार्टर में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी नींद आज उससे कोसों दूर थी। दोस्तों, अब उसे नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और सोच रहा था कि मालिक के साथ में है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कैसे बैठे होंगे, सो रहे होंगे या जग रहे होंगे, कैसे कैसे वो उल्टे सीधे हाथों से मालकिन को छू रहा होगा, वो उसके साथ प्यार कर रहा होगा। ऐसी विचार उसके मन में पनपने लगते हैं और उसको नींद नहीं आती है। दोस्तों, सुबह होती है। सुबह होने के बाद विशाल मालकिन से ये पूछने के लिए कि मालकिन, आपको कहीं चलना तो नहीं है? अगर चलना हो तो गाड़ी तैयार है और आप चलिए। जैसे ही विशाल घर में एंटर करता है तो घर के बाहर जो लॉबी होती है, लॉबी में मालिक और मालकिन दोनों बैठे हुए थे। मालिक
मालकिन की गर्दन में हाथ डाल के बैठा हुआ था और उससे प्यार कर रहा था। ये देखकर विशाल चौंक जाता है और जो विशाल की मालकिन थी वो भी एकदम से झटक के पीछे हट जाती है। तभी मालिक बोलता है कि क्या हुआ, ये तो हमारे घर के नौकर हैं, इनसे तुम्हें क्यों डर लग रहा है। वो कहती है कोई नहीं, कम से कम नौकरों को तो देख लो, शर्म करो थोड़ी सी। वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारे नौकर हैं, ये कोई बाहर जाके ढंढोरा थोड़ी ना पीटेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और हम तो पति पत्नी हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उसकी मालकिन उनको बोलती है कि कोई बात नहीं, नौकर है तो क्या हुआ, है तो इंसान, अगर सामने खड़ा है इसको अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी इसके सामने ये सब करना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी देर इंतज़ार करो। मालिक जब भी विशाल को बोलता है कि आज तुम्हारी मालकिन कहीं नहीं जाएंगी, जो कुछ भी मंगाना है आज तुम खुद बाजार जाके ला के दे देना, आज तुम्हारी मालकिन पूरे दिन मेरे साथ रहेंगी, ना मैं कहीं जाऊंगा ना मालकिन कहीं जाएंगी। विशाल ये सब सुन के वापस अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद में विशाल की मालकिन बाहर निकल के आती है और उसके कमरे का दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि विशाल अपने कमरे में लेटा हुआ है और विशाल से बोलती है विशाल आज मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी, आप एक काम करो, जिस स्टोर से मैं सामान खरीदती हूँ तुम उसी स्टोर पर जाओ और वहाँ से गुलाब जल और फिटकरी लेकर मेरे को ला के दे दो। और हाँ, ये बात अपने मालिक को बिल्कुल मत बताना कि मैंने तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है। ये बात कहते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में मालकिन वापस आ जाती है। विशाल के मन में एक सवाल फिर उमड़ने लगता है कि मालकिन ने मालिक के आने पर ही गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगाया, आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, और ये रात में ही क्यों मंगाते हैं, रात में ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, और क्यों मालिक को बताने से मालिक ने मना किया है। उसके दिमाग में फिर से वो सारे सवाल उमड़ने लगते हैं और विशाल गाड़ी उठाता है और उसी स्टोर पर जाता है। मालकिन ने ये भी कहा था कि जितना मैं रोज़ लेकर आती हूँ उससे डबल गुलाब जल और फिटकरी लेकर आना, और उससे बात स्टोर वाले से बोल देना कि आज हमारे मालकिन के पति आए हैं। विशाल चला जाता है और जाने के बाद स्टोर पर पहुंचता है और उसको बोल देता है कि आज हमारी मालकिन के पति आए और मालकिन ने फिटकरी और गुलाब जल मंगाया है। जो स्टोर वाला होता है वो मुस्कराता है, मुस्कराने के बाद में उसे डबल गुलाब जल और फिटकरी दे देता है और वो लेने के बाद विशाल घर आ जाता है और मालकिन को दे देता है। दोस्तों, उसके दिमाग में इतना तूफान चल रहा था, आखिर में सऊदी अरब में औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं, कैसे करती हैं और कहाँ करती हैं, क्या प्रयोग होता है इसका, अब इसको जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। उसके दिमाग में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। अब वो वहाँ से वो सोचता है कि कैसे भी करके इसके बारे में पता किया जाए। तो घर के बाकी जो नौकर थे उन नौकरों से भी वो बात करता है और उनसे पूछता है कि भाइयों, इस सऊदी अरब में गुलाब जल और फिटकरी का प्रयोग क्यों होता है। तो वो भी मुस्कुराने लगते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तुम परदेश के रहने वाले हो और सऊदी अरब में तो ये शौक़ है, सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं वो गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं और सऊदी अरब में गुलाब जल फिटकरी की बहुत बड़ी डिमांड होती है। वहाँ से भी वो कुछ नहीं बताते हैं। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना एक काम करें, स्टोर पर जाकर स्टोर वाले से बात करता हूँ, शायद स्टोर वाला कुछ बता दे। विशाल वहाँ से खड़ा होता है, गाड़ी उठाता है और स्टोर वाले के पास आके पहुँच जाता है। स्टोर में स्टोर वाला बुढ़ा युवक दूर से ही उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और हंसने लगता है और विशाल से बोलता है, क्यों भैया, क्या तुम्हारी मालकिन को फिटकरी और गुलाब जल कम पड़ गया है, कुछ और लेने आए हो तो और ले जाओ। और वो ये सुनकर विशाल बोलता है कि नहीं जी, मैं मालकिन ने दरअसल मुझे नहीं भेजा है, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या मुझे आप एक बात बता सकते हो। दुकान वाला बोलता है कि पूछिए क्या पूछना है। तो विशाल बोलता है कि मुझे आप ये बताइए कि सऊदी अरब में जो औरतें होती हैं वो गुलाब जल और फिटकरी का यूज कैसे करती हैं, कहाँ करती हैं और क्यों करती हैं। ये सुनकर स्टोर वाला
भी मुस्कुराने लगता है और वो उससे कहता है, भाई तुम बाहर से हो, परदेसी हो, हमारे यहाँ की औरतों के, जो सऊदी अरब की औरतें होती हैं, उनका फिटकरी और गुलाब जल का बहुत बड़ा उनको शौक़ होता है, इसलिए वो उसको इस्तेमाल करती हैं। तुम इसके बारे में ना जानो तो ही अच्छा है, तुम्हारे ये कोई काम की चीज़ नहीं है। हमारे सऊदी अरब में गुलाब जल और फिटकरी की बहुत बड़ी डिमांड होती है, इतनी बड़ी डिमांड होती है कि मैं दूने रेट पर भी इसको बेचता हूँ, तब भी मैं पूर्ति नहीं कर पाता हूँ। ये बात सुनकर विशाल के मन में और ज़्यादा सवाल उठने लगते हैं। आखिर ये वजह क्या है, कोई भी बताना नहीं चाहता है, और गुलाब जल और फिटकरी का राज अब बिना जाने उसको चैन नहीं पड़ता है। वो लौट के घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने कमरे में लेट जाता है और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते ही रहते हैं। सुबह का वक्त था। विशाल की मालकिन विशाल के कमरे में आती है और उससे बोलती है, विशाल आज मालिक को जाना है और तुम उनको, मालिक को यहाँ से एयरपोर्ट तक हम छोड़ने चलेंगे और तुम तैयार हो जाओ। विशाल के दिल में थोड़ा सुकून मिलता है। आखिर वो समय आ गया जब विशाल के मालिक को यहाँ से जाना था। विशाल मालिक और मालकिन को बिठा के एयरपोर्ट छोड़ देता है और उसके मालिक दूसरे मुल्क में चले जाते हैं जहाँ वो काम करते हैं। उससे अगले दिन विशाल की मालकिन विशाल के पास आती बोलती है, विशाल आज मुझे शॉपिंग कराने के लिए नहीं लेके चलोगे? आज काफ़ी देर हो गई, क्या रात को देर से सोए थे, अभी तक आप जग के बाहर नहीं आए? तभी विशाल खड़ा होता है और हाथ मुंह धोता है, बिना नाश्ता किए ही मालकिन को गाड़ी में बैठाता है और उसे शॉपिंग कराने के लिए चल देता है। जैसे शॉपिंग कराने के लिए चल देता है, उसके दिमाग में वो सारे सवाल दौड़ रहे थे और रास्ते में चलते हुए विशाल के दिमाग में आया, क्यों ना मैं एक बार मालकिन से ये पूछ के देखूं। विशाल अब मालकिन से बोलता है, मालकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। मालकिन बोलती है, पूछिए, क्या बात पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। तो विशाल बोलता है कि मालकिन आप ये बताइए, मेरे दिमाग में एक संशय है कि आपकी जो उम्र है वो 27 से 28 साल की उम्र है और जो मालिक हैं उनकी उम्र 55 से 60 साल की उम्र लगती है। आपकी जो शादी आपकी रजामंदी से तो नहीं हुई होगी, ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी? आप खुश तो नहीं लग रही हो कि आपने इतनी बुजुर्ग इंसान से शादी की है। मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि आखिर में ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको एक वृद्ध आदमी से शादी करनी पड़ी। ये बात सुनकर विशाल की मालकिन बहुत तेज गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, विशाल तुम अपनी हद भूल रहे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम सिर्फ एक मेरे नौकर हो और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में दखलंदाजी देने का। मैंने क्यों शादी की और मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं जैसी भी मेरी लाइफ है अच्छी है और मैं पूरी तरह अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ। ये बात सुनकर विशाल को थोड़ा बुरा लगता है, अजीब लगता है। बोलता है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि मैंने कोई मालकिन की दुखती हुई नब्ज़ पर हाथ रख दिया हो, जिस वजह से मालकिन तिलमिला उठी हो। विशाल चुप हो जाता है। थोड़ी दूर आगे चलकर मालकिन बोलती है, विशाल गाड़ी रोक दो और मुझे कुछ सामान लेना है। एक कपड़े वाले की दुकान पर विशाल गाड़ी लगा देता है। विशाल की मालकिन कपड़ा खरीदने लगती है और कपड़ा खरीदते टाइम पर वो कुछ सूट, कुछ कपड़े खरीद रही होती है। तभी वो विशाल से बोलती है कि विशाल ये पसंद है, ये मुझे कैसा लगेगा, ये कैसा है, ये कलर मेरे पे कैसा लगेगा। तभी विशाल बोलता है, मालकिन ये आपको पहनना है, ना तो आपको ये मुझे दिखाना है, ये आपकी मर्जी है। आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकती हैं, ना तो ये मेरे लिए पहनना है। आप मालिक को पहन के दिखाओगे, सारी ड्रेसें आप मालिक
मालिक को खुश करने के लिए, मालिक को दिखाने के लिए खरीदती हो तो मुझे पूछने से क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी औकात क्या है कि मैं आपको सही और गलत बताऊं, क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है, कौन सा कलर आपको जचता है, कौन सा नहीं जचता है। मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको बताऊं। विशाल की मालकिन समझ चुकी थी कि विशाल नाराज़ है और विशाल मुझे बहाने मार रहा है। तभी विशाल की मालकिन वहाँ पर कोई भी सूट कपड़े नहीं खरीदती है और वो वहीं पर छोड़ के गाड़ी में आके बैठ जाती है और वहाँ से चल देती है। विशाल भी मारे गुस्से के चुपचाप गाड़ी में आके गाड़ी चलाने लग जाता है। थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद विशाल की मालकिन विशाल से बोलती है कि विशाल, शायद तुम्हें बुरा लगा होगा, दरअसल मेरी शादी मेरी खुशी से नहीं हुई थी। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मेरे माँ बाप कौन हैं, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा पालन पोषण एक अंग्रेज औरत ने किया था और मेरा वो इतना ध्यान रखती थी, अच्छा खाना खिलाना पिलाना, मेरा बहुत अच्छी परवरिश की गई थी, वो सिर्फ इसलिए कि मैं जल्दी से जल्दी जवान हो सकूं। और जैसे ही मैं समझदार हुई, जैसे ही मैं जवान हुई, 14 से 15 साल की मेरी उम्र हुई, तभी उन्होंने मुझे बेचने के लिए बोली लगाना शुरू कर दिया। मेरी सबसे पहले बोली लगाई गई थी और जब मेरी बोली लगी थी तो जो कुंवारी लड़की होती है उसकी जो पहली बोली होती है उसको खरीदने वाले लोग लाखों रुपए उसको अदा करके खरीद ले जाते हैं। जब मेरी पहली बोली लगाई जा रही थी तो तुम्हारे मालिक ने ही मुझे लाखों रुपए अदा करके एक रात के लिए खरीद लिया था। लेकिन जब ये रात को मेरे पास आए तो मैंने इनसे मिन्नतें की, हाथ जोड़े, क्योंकि इतना तो मैं भी समझ चुकी थी कि बोली लगने के बाद वो जो अंग्रेज लेडीज़ थी, अंग्रेज़िन औरत थी जिसने मुझे पाला पोसा था, वो सिर्फ मुझे जिस्म फरोशी के धंधे में डालना चाहती थी, वो मेरे से धंधा करवाना चाहती थी। ये बात मैं समझ चुकी थी कि आए दिन इस काम में पड़ने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। हर रात को एक नया मर्द मेरे पास आएगा और मेरे पर मर्दांगी दिखाएगा, मेरे को नोचेगा, मेरे साथ क्या क्या होगा ये मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी। लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, तो मैंने मालिक से हाथ जोड़कर विनती करी थी कि आप एक काम करो, अगर मैं तुम्हें इतनी ही पसंद हूँ और तुम मेरे साथ ये सब करना चाहते हो तो एक अच्छे तरीके से करो, पाप मत करो। अगर इस तरीके से आप मेरे साथ ये सब करोगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। अगर आपको करना ही है तो आप मेरे से शादी कर लो और मैं जो आप कहोगे वो सब करूँगी, आपकी गुलामी करूँगी, मुझे अपना गुलाम बना लो, अपनी पत्नी बना लो। तभी मालिक ने मेरे से बोला कि इसकी क्या गारंटी होगी कि शादी के बाद तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं करोगी। तुम्हारी उम्र अभी तो जवान हुई भी नहीं हो, तुम्हारी उम्र भी अभी कम है, तुम जब भरपूर जवानी में होंगी तो मेरी जवानी ढल चुकी होगी, ढलाव की तरफ जा रही होगी और तुम मेरे साथ फिर बेवफाई करने लगोगी। इसकी क्या गारंटी है तुम बेवफाई नहीं करोगी। तब मैंने कसम खाई थी कि और मैंने ये वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ कोई भी बेवफाई नहीं करूँगी। बस तुम मुझे यहाँ से इस दलदल से निकाल के बाहर ले चलो और मेरे से शादी कर लो। शादी करने के बाद मैं रोज़ तुम्हारे पास रहूँगी, तुम अपनी रोज़ मन की इच्छा पूरी करना और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगी, तुम्हारी सेवा करूँगी, तुम्हारी पत्नी बन के रहूँगी। आप जैसे कहोगे मैं वैसे रहूँगी, फिर उसमें कोई पाप नहीं होगा और मैं रोज़ के इस दलदल से, इस नरक भरी ज़िंदगी से अनंतर हो जाऊंगी, बाहर निकल जाऊंगी। तो तुम्हारे मालिक ने मेरे से शादी करी और मुझे अपने घर लेकर आए थे। विशाल, मैं जानती हूँ जब से तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो, मेरी गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी नज़र मेरे पर क्या है, तुम भी मुझे प्यार करने लगे हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ वो औरत ही क्या जो एक मर्द की नज़र को ना पहचान सके। मैं आपकी नज़रों को अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, मेरे से प्यार करते हो। तुम्हारी नज़र मेरे पे जब पड़ती है तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चलता है। लेकिन आज मैं तुम्हें
सच बता देती हूँ कि अपने दिमाग से ये गंदगी निकाल दो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने पति को वचन दिया है। दरअसल मेरी शादी होने के बाद जब मैं इस घर में आई थी, तो मेरी शादी से पहले मेरे पति की एक और शादी हो चुकी थी, और उसने, जो पहली पत्नी थी, उसने मुझे अपने साथ रहने से इनकार कर दिया था और मुझे घर में रहने की इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने मना कर दिया था कि अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी। तो मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उसको यहाँ रहना पसंद नहीं था। उसे दूसरा विदेश में, दूसरे मुल्क में रहना पसंद था। तो मेरे पति की पहली पत्नी ने एक शर्त रखी थी कि महीने के 22 दिन मेरे पति उनके पास रहेंगे और 8 दिन के लिए वो मेरे पास आएंगे। तो 22 दिन के बाद हर महीने हफ्ते 10 दिन के लिए तुम्हारे मालिक मेरे पास आते हैं, और जब भी वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ और उनसे बेहद प्यार करती हूँ। हर तरीके से मैं उनको खुश करना चाहती हूँ। वो मैं खुश हूँ या नहीं हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको मैं हर तरीके से खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाला था और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बेवफाई नहीं करूँगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रंग रलिया मनाऊँ और पति को धोखा दूँ, ऐसा कदापि नहीं होगा। अपने दिमाग से ये गंदगी बिल्कुल साफ कर दो। ये बात सुनकर विशाल की नज़रों में अपनी मालकिन की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सोचता है, क्या औरत है जो अपने एक वचन के लिए, एक प्रॉमिस वादे के लिए अपनी ज़िंदगी को पूरा दांव पर लगा दिया। विशाल उनसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मालकिन, आज के बाद मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है और मैं आपको अब उस नज़र से कभी नहीं देखूंगा। धन्य है आप, लेकिन अब मुझे एक बात और जाननी थी, अगर आप बुरा ना माने तो वो भी बता दो। वो पूछती है, पूछो क्या बात पूछनी है। तभी वो विशाल बोलता है कि आप मेरे से गुलाब जल और फिटकरी मंगाती थी, और जिस दिन आपके पति आए थे उस दिन आपने वो डबल मंगाया था, और सऊदी अरब में फिटकरी और गुलाब जल की बहुत बड़ी डिमांड होती है। आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होता है और कब होता है? औरतें इसको रात में इस्तेमाल क्यों करती हैं, और आपने मालिक को बताने से मना क्यों किया था? तभी मालिकिन हल्की सी मुस्कुराती है और बोलती है कि ये बताने की बात तो नहीं होती है, पर अब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। दरअसल गुलाब जल और फिटकरी औरत यूज करती है सुबह को और शाम को, जब उसके पति आते हैं उससे पहले गुलाब जल और फिटकरी अपने चेहरे पर लगाती है और 10, 15, 20 मिनट के लिए उसको छोड़ देती है। उसके बाद चेहरा धो लेती है, जिससे कि उसके चेहरा पे ग्लो बढ़ता है और उसका चेहरा खिल उठता है, जो उसके पति को बहुत पसंद होता है। और कोई भी औरत, बताने के लिए मैंने आपको इसलिए मना किया था कि कोई भी औरत अपनी खूबसूरती के राज किसी को बताना नहीं चाहती है, चाहे वो पति ही क्यों न हो। हर किसी से वो राज छुपा के रखना चाहती है। इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने मालिक को ये मत बताना कि मैंने तुमसे गुलाब और फिटकरी मंगवाया है। गुलाब जल और फिटकरी के लेप से चेहरे से झाइयाँ, मुहासे, कील, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी दाग धब्बे चेहरे पे नहीं रहते, इसलिए यहाँ की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का प्रयोग करती हैं। जब उसको ये सारी बात पता चल जाता है, वो अपने घर पे आते हैं और मालिक इनको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो अपने क्वार्टर में चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का प्रश्न है कि इस कहानी में विशाल की मालकिन जो थी, मालकिन के पति की कितनी पत्नियां थीं? सवाल एक बार फिर सुनिएगा, विशाल की मालकिन के पति की कितनी पत्नियां थीं? दोस्तों, जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जिन भाइयों का
सटीक जवाब होगा, सही जवाब होगा, उन सभी का नाम मैं अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। तो दीजिएगा जवाब। विशाल अपने कमरे में जाकर खाना खाने के बाद सो जाता है। तो ये रही अपनी कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।